ओके ठीक है। अच्छा ओके चले दोस्तों, ध्यान दीजिए। कहां तक थे जी? ओह, तो हम लोग ध्यान दीजिए कि सूक्ष्म जीवों में आपको बताए थे कि सजीवों के 5 किंगडम हैं और सजीवों के 5 किंगडम में 2 किंगडम में केवल और केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखे गए हैं, मोनरा और प्रोटिस्टा। और दोनों किंगडम में यानी कि मोनरा और प्रोटिस्टा में जो सूक्ष्मजीव है वो एक समान नहीं है, उनमें अलग अलग विशेषताएं मौजूद हैं। और प्रोटिस्टा किंगडम के 2 सूक्ष्मजीवों को हम देख लिए थे कि यूग्लिना को और दूसरा पैरामीशियम। आज एक नए प्रोटोजोआ जिसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ यह बहुत ही खतरनाक प्रोटोजोआ है क्योंकि यह मानव में मलेरिया रोग को फैलाता है, मलेरिया। और प्लाज्मोडियम को अपने पूरा जीवन चक्र को चलाने के लिए 2 पोषकों की जरूरत पड़ती है, 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है। प्लाज्मोडियम को अपना पूरा जीवन बिताने के लिए कितने पोषक चाहिए? पहले तो ये समझ लीजिए कि ये परजीवी प्रोटोजोआ है। कैसा प्रोटोजोआ है? इससे पहले जो आप यूगिलिना पढ़े थे, पैरामीशियम पढ़े थे, वे परजीवी नहीं था, वे मुक्त जीवी अर्थात स्वतंत्र जीवी प्रोटोजोआ थे। वे किसी पर आश्रित नहीं थे, लेकिन ये प्लाज्मोडियम आपका परजीवी प्रोटोजोआ है। और प्लाज्मोडियम जो कि एक परजीवी प्रोटोजोआ है, इनको पूरा जीवन बिताने के लिए 2 पोषक की जरूरत पड़ती है, यानी 2 शरीर की जरूरत पड़ती है। एक मादा एनोफिलीज मच्छर और दूसरा मानव। तो प्लाज्मोडियम अपना पूरा जीवन 2 ही पोषकों में बिताता है। पहले किस में बिताता है? और फिर मनुष्य। इन्हीं 2 के कोशिकाओं पर आश्रित रहकर प्लाज्मोडियम अपने पूरे जीवन को बिताता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को अपना पूरा जीवन व्यतीत करने के लिए 2 पोषकों की जरूरत पड़ती है। मादा एनोफिलीज मच्छर को माध्यमिक पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यमिक पोषक कहते हैं। और मनुष्य में जब प्लाज्मोडियम आता है तो मनुष्य प्लाज्मोडियम का क्या है? प्रधान पोषक कहलाता है। ठीक है, प्रधान पोषक कहलाता है। तो प्लाज्मोडियम को जीवन व्यतीत करने के लिए कितने पोषकों की आवश्यकता होती है? 2 पोषकों की आवश्यकता होती है, मादा एनोफिलीज और मादा एनोफिलीज। इसका प्लाज्मोडियम का कैसा पोषक है? अब प्रधान पोषक। अब यह मलेरिया, ये प्लाज्मोडियम मानव में मलेरिया रोगों को फैलाता है। कौन रोगों को फैलाता है? और प्लाज्मोडियम की ढेर सारी जातियां हैं जो मलेरिया को फैलाता है। ढेर सारी जातियां जो किसको फैलाता है? मलेरिया को। लेकिन प्लाज्मोडियम की 4 जातियां सबसे मुख्य है जो मलेरिया को फैलाता है। एक है आपको प्लाज्मोडियम ओवले, प्लाज्मोडियम ओवले, पी से प्लाज्मोडियम ओवले, एक जाति ये हुआ। दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम,
प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, तीसरा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और चौथा है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। मलेरियाई। तो प्लाज्मोडियम की कुल 4 जातियां भारत में मलेरिया फैलाने के लिए उत्तरदायी है। प्लाज्मोडियम की 4 जातियां मलेरिया फैलाने के लिए उत्तरदायी है हमारे भारत में। और भी कई जातियां हैं लेकिन उसका प्रकोप भारत में नहीं है। और ये 4 जाति कौन है? प्लाज्मोडियम ओवरे, फैल्सीपेरम, वाइवेक्स, मलेरियाई। और अगर पूछ दे कि इन 4 प्लाज्मोडियम की जातियों में, इन 4 प्लाज्मोडियम की जातियों में सबसे खतरनाक मलेरिया कौन फैलाते हैं, तो सबसे खतरनाक मलेरिया किस प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है? बताइए। फैल्सीपेरम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फैल्सीपेरम के द्वारा होता है। सबसे खतरनाक मलेरिया प्लाज्मोडियम की कौन सी जाति फैलाती है? फैल्सीपेरम। सबसे खतरनाक मलेरिया प्लाज्मोडियम की कौन सी जाति फैलाती है? फैल्सीपेरम। तो प्लाज्मोडियम मलेरिया फैलाता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया फैलाता है मानव में। लेकिन यह पहले, प्लाज्मोडियम पहले किसके शरीर में घुसता है? मादा एनोफिलीज मच्छर में। और यह प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज मच्छर के किस भाग में मौजूद रहते हैं? लार में। और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो मादा एनोफिलीज मच्छर के लार में रहते हैं, इस अवस्था को एस्फेरोजुआइट कहते हैं। एस्फेरोजुआइट अवस्था। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वह अवस्था जब वह मादा एनोफिलीज मच्छर के किस भाग में हो? लार में हो। मादा एनोफिलीज मच्छर के किस भाग में हो? लार में हो। उस अवस्था को क्या कहते हैं? एस्फेरोजुआइट अवस्था कहते हैं। दोस्तों कौन सी अवस्था कहते हैं? एस्फेरोजुआइट अवस्था। अब मादा एनोफिलीज मच्छर जैसे ही मनुष्य को काटता है तो सीधे यह मनुष्य के रक्त में पहुंच जाता है। किसमें पहुंच जाता है? रक्त वाली अवस्था को क्या कहते हैं? मेरोजुआइट। क्या कहते हैं? मेरोजुआइट अवस्था। प्लाज्मोडियम जब मानक रक्त में आ गया है तब इस अवस्था को क्या कहते हैं? मेरोजुआइट कहते हैं। और यह प्लाज्मोडियम मानव के रक्त में पहुंचकर रक्त के आरबीसी कोशिकाओं के हीमोग्लोबिन को नष्ट करने लगता है। आरबीसी कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देता है जिससे आरबीसी कोशिकाएं मरने लगती हैं। यानी कि मलेरिया का सबसे प्रभाव ये पड़ता है कि ये हमारे रक्त कोशिकाओं को मारने लगता है। और आरबीसी ज्यादा की संख्या में मरने के कारण शरीर में जो पिलहा नामक अंग होता है उसका आकार समान से क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। क्योंकि मृत आरबीसी कोशिकाओं का निपटान हमारे शरीर के अंदर पिलहा नामक के अंगों में होता है। और जब भारी मात्रा में पिलहा नामक अंगों में यह आ जाता है, अति भारी मात्रा में आरबीसी कोशिकाएं जब मरने लगते हैं प्लाज्मोडियम के कारण, तब ढेर सारे आरबीसी, मृत आरबीसी पिलहा में पहुंचता है, इसलिए उसका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। सबसे खतरनाक मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा फैलता है। और मलेरिया में दोस्तों हमारे शरीर के ब्लड प्रभावित होते हैं, ब्लड के आरबीसी कोशिकाएं मृत होने लगते हैं। और जब दोस्तों मलेरिया किसी को होता है ना, तो मलेरिया की पहचान निम्न तरह, मतलब मलेरिया की आसानी से पहचान सकते हैं। मलेरिया की अवस्था को आप देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति को क्या हो गया है, अगर किसी व्यक्ति को
अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया है तो मलेरिया वाले व्यक्ति का शरीर 3 स्टेप से गुजरता है। सबसे पहले रोगी को क्या लगेगा? एकदम जोरदार ठंड लगेगा, बहुत तेज ठंड। मौसम कोई भी हो, जेठ का दोपहर ही क्यों ना हो, मलेरिया के रोगी को सबसे पहले उसे जोरदार क्या लगता है? ठंड, काफी तेज ठंड लगता है। और कुछ देर तक उनको ठंड लगता है। उसके बाद दूसरा जो स्टेप है उसे क्या लगता है? गर्मी। और तीसरा जो स्टेप है, गर्मी लगने के बाद क्या निकलने लगता है? पसीना। अब फिर 24 घंटे बाद या 72 घंटे बाद यही प्रक्रिया पुनः दोहराई जाने लगती है। जब रोगी का शरीर प्रत्येक 24 घंटे या 72 या 48 घंटे के बाद एकदम क्रमिक रूप से इस अवस्था से गुजर रहा है तो निश्चित ही उस व्यक्ति को क्या हो गया है? मलेरिया हो गया है। मलेरिया में रोगी के शरीर में सबसे पहले खूब गर्म लगेगा, इतना गर्म, पहले खूब ठंडा लगेगा, इतना ठंडा कि रोगी कहेगा अब रजाई हमको चाहिए। अब फिर कुछ देर के बाद गर्मी लगेगा, जो रजाई मांगा अब उसको फेंक देगा। अब फिर निकलेगा पसीना, तब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बुखार ठीक हो जाता है, तब कहेगा बाहर टहलने का मन कर रहा है। ये 3 स्टेप। अब फिर 24 घंटा के बाद यही स्टेप। तो इस तरह से मलेरिया में रोगी का शरीर कितने स्टेप से गुजरता है? 3 स्टेप से हम इस तरह से मलेरिया की पहचान आसानी से कर सकते हैं। हाँ, क्या? हाँ, नहीं नहीं, हो गया। बुखार टाइफाइड में भी होता है, ठीक है। हाँ, वैसे आपको क्या होगा ये जांच का विषय है, ठीक है। ऐ, हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए, ठीक है। क्या हुआ वो तो जांच में नहीं पता चलेगा। हम जो आइए, तो मलेरिया में कोई दिक्कत? क्या हुआ? हड्डी तोड़ बुखार डेंगू को कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? मलेरिया समझ गए ना? और इसका भी कोई ज्यादा दवाई नहीं है, ज्यादा दवाई नहीं है। एक दवाई क्विनाइन है जो सिनकोना के छाल से बनता है। एक भारतीय राष्ट्रीय नेशनल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है, वहां भी एक पौधे से, आर्टेमिसिया के पौधे से आर्टिथर नामक दवाई को निकाला गया। एक अब एलोपैथिक, यानी बहुत दिनों तक इसका कोई एलोपैथिक दवाई नहीं था, आयुर्वेदिक से ही काम चलाए जा सकते थे। और आयुर्वेदिक दवा में सबसे ज्यादा प्रभावी सिनकोना था। यानी मलेरिया का शुरुआती इलाज केवल आयुर्वेदिक के भरोसे था, वो था सिनकोना के छाल से प्राप्त होने वाला क्विनाइन नामक दवाई। आगे चलकर यानी कि वर्तमान समय में कुछ एलोपैथिक दवाई का इस्तेमाल होता है, जिसमें क्लोरोक्विन नामक एक दवाई सबसे ज्यादा प्रचलित है, जो क्विनाइन के तरह ही प्रभावी है मलेरिया के रोग पर। अब मलेरिया का जो रोग होगा दोस्तों, वो तब होगा जब हमें मच्छर काटेगा, क्योंकि ये जो प्लाज्मोडियम है डायरेक्ट मानव के शरीर को प्रभावित करने की क्षमता नहीं रखता है। मलेरिया तभी होगा जब मच्छर काटेगा, यानी कि अगर हम मच्छर को ही मिटा दे तो मलेरिया होगा। इसीलिए मलेरिया से बचने का सबसे सटीक उपाय है, आप मच्छर को ही क्या करिए? मार डालिए। ना मच्छर काटेगा, ना प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में प्रवेश करेगा। सरकार भी मलेरिया को दूर करने के लिए इसी रणनीति पर काम कर रही है 1952 से ही, ठीक है। यानी उसको मलेरिया दूर करने के लिए वे मलेरिया के, यानी कि कोई भी कंट्री जो है मलेरिया को इराडिकेट करने के लिए टीके का निर्माण या उनके संबंधित दवाओं के निर्माण पर ज्यादा जोर मच्छरों का पूर्ण रूप से उन्मूलन करने पर दे रहे हैं। मच्छर ही खत्म हो जाएगा, मलेरिया अपने आप खत्म हो जाएगा। तो मलेरिया से बचने का सबसे सर्वोत्तम उपाय है कि हम मच्छरों से क्या रहे?
दूर रहे, हम मच्छरों से क्या रहे, दूर रहे। और सरकार भी मलेरिया से बचने के लिए समय समय पर छिड़काव करवाते रहती है, आप देखे हैं। तो मच्छर से बचना है, मलेरिया से बचना है। क्लियर है बात, समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो प्लाज्मोडियम कैसा प्रोटोजोआ है, इनको पूरा जीवन जीने के लिए कितने पोषकों की आवश्यकता होती है, 2 पोषकों की आवश्यकता होती है। मादा एनोफिलीज कैसा पोषक है, माध्यमिक पोषक है। मनुष्य कैसा पोषक है, प्रधान पोषक है। भारत में प्लाज्मोडियम की कुल कितनी जातियां मलेरिया फैला रही है, 4 जातियां मलेरिया फैला रही है। और इन 4 जातियों में जो सबसे खतरनाक मलेरिया फैलाते हैं वे कौन होते हैं, फैलसीपेरम होते हैं, सबसे खतरनाक मलेरिया। और मलेरिया से बचने का जो सर्वोत्तम उपाय है कि हम मच्छर से बचकर रहें, क्योंकि ये फिक्स है, जब ही हमें मच्छर काटेगा तभी हमें मलेरिया हो सकता है। दूसरी स्थिति प्लाज्मोडियम का मानव के शरीर में प्रवेश करने की है ही नहीं। क्लियर है बात, समझ गए। आइए अगला प्रोटोजोआ पर। प्रोटिस्टा किंगडम का प्रमुख सूक्ष्मजीव प्रोटोजोआ ही है। प्रमुख सूक्ष्मजीव क्या है, और प्रोटोजोआ किसी में कोलोफिल सब नहीं होते हैं। प्रोटोजोआ मुक्तजीवी भी होते हैं, प्रोटोजोआ परजीवी भी होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ सहजीवी भी होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ सहजीवी भी होते हैं। अगला जो हमारा प्रोटोजोआ है वो है लिस्मेनिया डोनोवैन। लिस्मेनिया, इस प्रोटोजोआ का नाम जो पड़ा है इसके खोज के स्थान पर पड़ा है। लिस्मेनिया इंग्लैंड का एक जगह है और डोनोवैन भारत के चेन्नई शहर का एक जगह है। यानी पहली बार इस प्रोटोजोआ का खोज इंग्लैंड के लिस्मेनिया शहर में हुआ था। पहली बार इस प्रोटोजोआ का खोज कहां हुआ था, इंग्लैंड के लिस्मेनिया और भारत के चेन्नई के समीप स्थित डोनोवैन जगह पर हुआ था। और यही कारण है कि इसका नाम क्या पड़ गया, लिस्मेनिया डोनोवैन पड़ गया। लिस्मेनिया डोनोवैन जो है यह मानव के शरीर में सैंड फ्लाई के जरिए, किसके जरिए, बालू मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई, इस बालू मक्खी के द्वारा ये कहां प्रवेश करते हैं, मनुष्य में। अब मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं, काला जार रोग उत्पन्न करते हैं। इसे ब्लैक फीवर डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक फीवर डिजीज भी कहते हैं। तो लिस्मेनिया डोनोवैन प्रोटोजोआ मनुष्य में कालाजार उत्पन्न करने के लिए, यानी मनुष्य में कालाजार रोग को उत्पन्न करता है। और यह प्रोटोजोआ हमारे शरीर में तब प्रवेश करेगा जब हमें कौन मक्खी काटेगा, बालू मक्खी। और बालू मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई की प्रकृति ये होती है कि ये ऐसे घरों में छुपकर रहते हैं, यह मक्खी जिस घर में प्रायः अंधेरा रहता है और जिसके नीचे वाला भाग मिट्टी का बना होता है। अगर बालू मक्खी जो है दोस्तों, यह ऐसे घरों में रहना पसंद करती है जिस घर में पर्याप्त रोशनी ना पहुंच रही हो, या रोशनी ना पहुंच रही हो, तथा जिस घर के निचले फर्श जो है वो मिट्टी का बना हो। फर्श किसका बना हो, मिट्टी का बना हो। और घर की जो ये 2 स्थितियां हम आपको बताएं, प्रायः ऐसी स्थिति गरीब लोगों के घर में ही होती है। तो कालाजार बीमारी जो होता है वास्तव में ये गरीबी से जुड़ा बीमारी है। ठीक है, कालाजार रोग किससे जुड़ा हुआ बीमारी है, अक्सर जो लोग गरीब होते हैं उनके पास रहने के लिए जो घर होते हैं उसके निचले भाग मिट्टी यानी फर्श मिट्टियों के बने होते हैं, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती, और ऐसे ही घरों में छिपकर बालू मक्खी रहते हैं और काटते हैं, मानव में रोग फैलाते हैं। अगर हमने घर फर्श के बना लिए हैं, अब तक क्योंकि कालाजार रोग का प्रकोप शहरों में न के बराबर होते हैं। क्यों, तो यहाँ पर बालू मक्खी के रहने
बालू मक्खी के रहने का जो अनुकूलित जगह है वह शहरों में सब बहुत कम होगा। इसके विपरीत गांव में, आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे जगह ज्यादा आसानी से मिल जाते हैं, वहीं पर बालू मक्खी रहते हैं, वहीं पर कालाजार फैलाते हैं। तो यानी कि कालाजार रोग जो है गरीबी से जुड़ा रोग है, यानी कि निश्चित ही विकसित देश जो है कालाजार मुक्त देश है, क्योंकि वहां पर ऐसी स्थिति बहुत कम आती। और आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व में जितने भी कालाजार रोग होते हैं उनका 70% केवल भारत में होते हैं। अब भारत में सबसे ज्यादा कालाजार रोग बिहार में ही होते हैं। सबसे ज्यादा कालाजार के रोगी कहां एड्रेस किए जाते हैं? बिहार में। विश्व में सबसे ज्यादा भारत। ऐसा है कि 30% में पूरा वर्ल्ड है, 70% कालाजार के मामले एक साल में केवल कहां से आते हैं? भारत से आते हैं। तो दोस्तों इसका भी शानदार, और ब्लैक फीवर वैसे इलाज जो है इसका उपलब्ध है, समुचित इलाज इसका हो सकता है, लेकिन समय करवाया जाए तब, नहीं तो यह बीमारी भी अंत में मानव के नर्वस सिस्टम को जब प्रभावित कर देते हैं तब इसे ठीक किया जाना क्या है? मुश्किल है। तो दो ही बात याद रखना है, लिस्बेनिया डोनोवेनी प्रोटोजोआ कौन से रोग को फैलाते हैं? कालाजार रोग को फैलाते हैं। कालाजार रोग मानव के शरीर में किसके काटने से प्रवेश करता है? बालू मक्खी से प्रवेश करता है। जानवर में जानवर है इसीलिए नहीं होता है, और क्या है कि आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला जो प्रोटोजोआ याद रखना है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, और यह जो मानव के शरीर में प्रवेश करता है सीसी मक्खी के काटने से। अंग्रेजी में इसे टीएसी लिखते हैं, टी साइलेंट रहता है, इसको सीसी मक्खी हम लोग पढ़ते हैं। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस मानव के शरीर में किस मक्खी के काटने से फैलते हैं? सीसी मक्खी के काटने से फैलते हैं, और यह मक्खी जब मानव को काटता है तो सीधे मानव में पहुंचते हैं, और यह प्रोटोजोआ ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी फैलाती है। ये दोस्तों नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ बीमारी है, जिसमें व्यक्ति कभी भी सो जाता है, चलते चलते सो गया। स्लीपिंग सिकनेस एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसमें व्यक्ति कभी भी सब कुछ भूलकर सो जाता है। दुकान सामान ला के भेजिए, रास्ता में सो गया। जो खोजने निकला वो भी रास्ता में सो गया। कभी कभी तो ऐसा भी पता चलता है कहीं कहीं पर अफ्रीका, ये दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जानते हैं कि ये मक्खी जो है भारत में पाई ही नहीं जाती। तो भारत में ये रोग है नहीं, स्लीपिंग सिकनेस वाली बीमारी भारत में, क्योंकि इस ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस को मानव के शरीर में पहुंचाने वाला जो फैक्टर है सीसी मक्खी, यह मक्खी भारत में पाया ही नहीं जाता। और जब मक्खी ही नहीं पाया जाता है तो यह बीमारी फैलेगा। यह बीमारी अफ्रीकन कंट्री में फैलता है, अफ्रीका महादेश की कंट्री में फैलता है। और अफ्रीका महादेश में कई ऐसे कंट्री है जहां एक दिशा से आपको पता चलेगा दोपहर का समय गांव का सब आदमी सुतल है, कोई खेत में सुतल है, कोई दुकान पर सुतल है, दुकानदार दुकान में, पूरा गांव प्रभावित है ये रोग से। ठीक है, तो यह बीमारी जो है अफ्रीकन कंट्री का बीमारी है। वैसे एक से एक बीमारी फैलाने में अफ्रीके का, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री अभी भी इतना पिछड़ा, उसे काला महादेश कहा जाता है। अब भूगोल में पढ़े होंगे, विकास के पायदान में अभी वो पाकिस्तान से भी 100 साल पीछे है। आपको एशिया में लगेगा कि पाकिस्तान बहुत कम विकसित है, अफ्रीकन कंट्री की तुलना में पाकिस्तान काफी ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, क्या सिकटा मक्खी बालवे मक्खी को कहते हैं, सेंड फ्लाई को ही कहते हैं।
चलिए दोस्तों, तो याद रखना है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियन से क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस। यह प्रोटोजोआ या यह मक्खी जो मानव में पहुंचाता है, इस प्रोटोजोआ को मुख्य रूप से किस महादेश में पाया जाता है? हाँ, तो यह रोग केवल किस में होता है? यह रोग केवल किस देश में है? अफ्रीकन कंट्री में, अफ्रीका महादेश के देशों में है। अगला जो प्रोटोजोआ है वो है एंट अमीबा जिंजेबेलिस। ये एक ऐसा एंट अमीबा यानी कि अमीबे फैमिली का प्रोटोजोआ है। ठीक है, एंट अमीबा क्या है? अमीबे श्रेणी का प्रोटोजोआ है। और यह प्रोटोजोआ कौन रोग फैलाता है? पायरिया रोग फैलाता है दोस्तों। कौन रोग फैलाता है? पायरिया। और बहुत ही आसान तरीके से इलाज हो जाने वाला रोग है। आजकल तो टूथपेस्ट ही ऐसा ऐसा आ गया है कि जो पायरिया होने नहीं देता। अगर पायरिया हो भी गया तो बड़ी आसानी से उससे हम दूर हो सकते हैं। लेकिन ये बीमारी भी अब नहीं होता है, पायरिया एंट अमीबा जिंजेबेलिस। और इसको मानव के शरीर में प्रवेश करने के लिए किसी मक्खी वक्खी की जरूरी नहीं है, यानी किसी अन्य होस्ट के सहायता से ये मानव शरीर के में नहीं पहुंचता, बल्कि डायरेक्ट पहुंच जाता है। बल्कि क्या होता है? डायरेक्ट पहुंच जाता है। तो इसमें बस इतना याद रखना है कि एंट अमीबा जिंजेबेलिस कौन रोग फैलाता है? पायरिया। पायरिया में क्या प्रभावित होता है? मसूड़ा प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? अगला प्रोटोजोआ है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये भी अमीबा श्रेणी का ही प्रोटोजोआ है। ये भी बिना अन्य किसी पोषक के सहायता से डायरेक्ट कहां प्रवेश करता है? मानव में। मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? आंत। और इससे होता है आपको क्या? डायरिया। क्या होता है? डायरिया। लगातार उल्टी, लगातार दस्त वाली जो स्थिति है वो डायरिया की नहीं स्थिति है जी। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से डायरिया नहीं, पेचिस होता है, सॉरी, पेचिस होता है। क्या होता है? पेचिस। ठीक है, पेचिस, डायसेंटरी। ठीक है, पेचिस रोग होता है। और पेचिस रोग का लक्षण वही है जो लक्षण डायरिया का है। जो लक्षण डायरिया में होते हैं सेम टू सेम लक्षण किस में होते हैं? पेचिस। यानी एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका बिना किसी पोषक के सहायता से मानव के शरीर में प्रवेश कर कर किस अंग को प्रभावित करते हैं? आंत को। और आंत को प्रभावित करने के बाद यह कौन से रोग को फैलाते हैं? पेचिस में वही स्थितियां उत्पन्न होती है जो स्थितियां किसमें उत्पन्न होती है? डायरिया में होती है। क्लियर हो गया? समझ गए? तो प्रोटिस्टा किंगडम में इतना ही सूक्ष्मजीव को याद रखना है, आपका काम चलते रहेगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। एक और होगा एंट अमीबा कोलाई होगा, अमीबा होगा, उसके बारे में उतनी चीज जानना है जितना चीज लिखा है, बाकी कुछ नहीं जानना है। ठीक है, तो एक बार घुमा के पढ़ लीजिए, तब हम एक अलग किंगडम पर आते हैं। हाँ, तिल्ली। तिल्ली अंग का नाम है। हाँ, इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। तिल्ली जो है ना वो हमारे शरीर का एक अंग है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्प्लीन कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? आइए एक तीसरे किंगडम की हम बात करते हैं। ठीक है, तीसरा किंगडम। आपने देखे थे कि पूरे सजीव को कितने किंगडम में बांटे थे? 5। मोनेरा, प्रो,
प्रोटिस्टा, तीसरा क्या फंगी, चौथा प्लांटी, और पांचवा क्या? पूरे सजीव इसी 5 किंगडम के अंतर्गत समाहित है। इनमें 2 किंगडम में केवल और केवल कौन थे? सुखजीव है। 2 किंगडम में केवल सुखजीव को रखा गया है, मतलब आंखों से न दिखने वाला प्राणी। फंगी किंगडम एक ऐसा किंगडम है जिनके जीव को हम पहली बार आंखों से देख सकते हैं, और फंगी को भी सुखजीव कहा जाता है। ऐसा नहीं कि जो सुखजीव है वो केवल एक कोशिकीय है, कुछ फंगी को भी सुखजीव के श्रेणी में ही रखा गया है। तो 2 किंगडम तो आप पढ़ लिए हैं। मोनरा में मुख्य रूप से बैक्टीरिया था, प्रोटिस्टा में मुख्य रूप से क्या था? प्रोटोजोआ था। प्रोटोजोआ में जो प्रमुख प्रोटोजोआ उसके बारे में आप जान ही लिए, मोनरा में बैक्टीरिया के बारे में जान लिए। आइए अब हम फंगी किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। फंगी, इसको हिंदी में कवक कहते हैं, या इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? फुफुंदी के नाम से जाना जाता है। कवक या फुफुंद के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में से फंगी कहा जाता है। और फंगी का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसको माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। एक वैज्ञानिक थे जिनके नाम थे माइकेली। क्या नाम थे? माइकेली। और माइकेली नामक साइंटिस्ट ने ही पहली बार फंगी किंगडम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सामने रखी थी। इसीलिए फंगियों के विज्ञान का नाम ही क्या दिया गया? माइकोलॉजी। अब ध्यान दीजिए, फंगी एक ऐसा जीव है जिनमें कोशिका भित्ति, फंगी एक ऐसा जीव है, सबसे तो पहले आप समझिए कि फंगी, जितने भी फंगी हैं वे किन कोशिकाओं से बने हुए हैं? यूकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं। सारे के सारे फंगी किन कोशिकाओं से बने होते हैं? अब वैसे 5 किंगडम है ना दोस्तों, 5 किंगडम। 5 किंगडम में 4 किंगडम जो है ये यूकैरियोटिक से ही बने होते हैं। केवल एक किंगडम है जो केवल किससे बने हुए? प्रोकैरियोटिक। यानी 5 किंगडम में प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने जीव केवल एक ही किंगडम में है। किसमें है? बाकी प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया सारे के सारे किन कोशिकाओं से निर्मित है? यूकैरियोटिक से। सारे के सारे किससे निर्मित है? यूकैरियोटिक से निर्मित है। तो फंगी जो है हमारा यूकैरियोटिक कोशिकाओं से निर्मित है। और आप जानते हैं कि एक विशेषता इसमें पौधे की है कि फंगी में पौधे के तरह सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। पौधे के तरह फंगी के कोशिका में भी सेल वॉल क्या होता है? पाया जाता है। लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यानी आधा गुण है, कुछ गुण पौधों का है, लेकिन पौधों का प्रमुख गुण जो है वो नहीं है, यानी कि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो फंगी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि फंगी यूकैरियोटिक कोशिकाओं से निर्मित एक ऐसी जीव है जिनके कोशिकाओं में कोशिका भित्ति तो मौजूद है लेकिन इनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद, इसीलिए इसे हम पौधा नहीं कह सकते। यानी आप कह सकते पौधा, कह भी सकते हैं इस तरह से कि कवक एक ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। कवक एक ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। कोई दिक्कत? तो कवक किस कोशिका से, फंगी किस कोशिका से बना होता है? यूकैरियोटिक से। पौधे का कौन सा गुण इसमें पाया जाता है? लेकिन कौन से प्रमुख गुण नहीं पाया जाता है? अब ध्यान दीजिए कि सेलबाल, पौधे के सेलबाल तो सेलुलोज से बने होते हैं, लेकिन कवकों का जो सेलबाल होता है किससे बना होता है?
काइटिन से बना होता है। काइटिन भी सेलुलोज की तरह कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। काइटिन भी कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट है, काइटिन भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो यह याद रखना है कि फंगी में सेल वॉल तो पाया जाता है, फंगी के कोशिकाओं में सेल वॉल तो पाया जाता है, लेकिन उनके सेल वॉल जो है पौधों की तरह सेलुलोज से ना बनकर किससे बने होते हैं? काइटिन से बने होते हैं। सेलुलोज से ना बनकर किससे बने होते हैं? काइटिन से बने होते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? अब आइए दोस्तों कि ये कवक कहां रहते हैं। ठीक है, कवक कहां रहते हैं उससे पहले कवक की संरचना को आप समझ लीजिए। कवक की जो प्रमुख विशेषता आप सब समझ ही गए हैं। अब कवक की संरचना को समझ दीजिए। देखिए कवक यानी कि फंगी एक ऐसा जीव है कि कुछ फंगी क्या होते हैं? यूनिसेलुलर भी होते हैं, लेकिन अधिकांश फंगी क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। यानी कि कवक की स्थिति ये ऐसी है कि इसमें कुछ जीव आज भी क्या है? एक कोशिकीय है। उदाहरण के लिए ईस्ट का नाम सुने हैं? ईस्ट कवक है और कैसा कवक है? आप मशरूम का नाम सुने हैं? मशरूम भी एक प्रकार का क्या है? कवक है, लेकिन कैसा है? वे आंखों से दिखते हैं। लेकिन ईस्ट जो है एक प्रकार का क्या है? एक कोशिकीय कवक है। लेकिन ध्यान दीजिए, जो भी कवक एक कोशिकीय होते हैं वे जनन के द्वारा अपनी संख्या को इतनी अधिक बढ़ा लेते हैं कि एक समय के बाद वो भी बहुकोशिकीय में परिणत हो जाते हैं। एक कोशिकीय कवक भी अपने जीवन के किसी न किसी अवस्था में बहुकोशिकीय शरीर को प्राप्त कर लेने में सक्षम हो जाता है। और ऐसा इसलिए कि वे जनन के द्वारा अपनी संख्या को लगातार क्या करते रहते हैं? बढ़ाते रहते हैं। तो कवक एक कोशिकीय भी होते हैं, कवक बहुकोशिकीय भी होते हैं, फंगी एक यूनिसेलुलर भी होता है, फंगी मल्टीसेलुलर भी होता है। लेकिन ज्यादातर फंगी मल्टीसेलुलर ही है, बहुत कम ही क्या है? जो भी यूनिसेलुलर कवक है, एक कोशिकीय कवक है, वे अपने जीवन के किसी न किसी अवस्था में कैसे शरीर को प्राप्त कर लेते हैं? मल्टीसेलुलर। तो कवक की स्थिति को देखिए। लेकिन अब देखिए कवक के पूरे शरीर में, ठीक है, अगर कवक के शरीर की संरचना को देखिएगा, बहुकोशिकीय कवक के शरीर को संरचना को देखिएगा, उसके शरीर में केवल और केवल क्या रहते हैं? धागे के समान संरचनाएं रहता है। उसके कवक के शरीर, मशरूम आप देखे हैं, पूरे मशरूम में क्या रहता है? पूरे मशरूम के शरीर में धागों के समान क्या रहती है? संरचना रहती है। कोई भी बहुकोशिकीय सजीव है, कवक है ना, बहुकोशिकीय कवकों के पूरे शरीर की संरचना में धागे की समान संरचना ठसाठस भरे हुए रहते। लगेगा कोई धागा को एकदम भर दिया है कवक के शरीर में। और कवक के शरीर के संरचना में ये जो धागा वाला भाग होता है इसको कहते हैं कवक जाल। इसे क्या कहते हैं? कवक के शरीर में धागों की समान संरचना जो होता है उसे क्या कहते हैं? कवक जाल। और कवक जाल को इंग्लिश में माइसीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। तो कवक का शरीर किससे निर्मित है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं से निर्मित है। इनके शरीर में उत्तक भी पाए जाते हैं, लेकिन वे सारे के सारे अगर शरीर की संरचना को देखते हैं, पूरे शरीर की संरचना में धागों की समान संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो आप कह सकते हैं कवक का निर्माण किससे होता है? कवक जाल से होता है, या आप इसके जगह क्या कर सकते हैं? माइसीलियम से होते हैं। कवक का शरीर का निर्माण किससे होता है? कवक जाल से होता है, या कवक का निर्माण किससे होता है? माइसीलियम से होता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? आइए अब कवक के वास स्थान को समझिए। ठीक है, कवक यानी फंगी का क्या वास स्थान। ये फंगी कहां रहते हैं? हर जगह रहते हैं। ठीक है,
ये भी आपको क्या होते हैं, सर्वव्यापी होते, लेकिन उतने नहीं जितने जीवाणु होते। हम जीवाणुओं के बारे में पढ़े थे कि जीवाणु भी क्या होते हैं, कवक भी आपको हर जगह मौजूद रहेगा, लेकिन बिल्कुल वीरान जगह पर कवक नहीं रह सकता है। कवक वहीं पर मिलेगा जहां कार्बनिक पदार्थों की क्या है, उपस्थिति है। कोई भी पेड़ पौधे वनस्पति खिली हुई है किसी भी तरह का, निश्चित ही वहां कवक क्या रहता है, मौजूद रहता है। वहां पर कवक क्या रहता है, मौजूद रहता है। तो कवक इस संसार में हर वो जगह पाए जाते हैं जहां पर कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति होती है। और इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि कवक भी एक सर्वव्यापी जीव है, लेकिन ये उतने सर्वव्यापी नहीं होते हैं जितने कौन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया तो अंतरिक्ष में भी पाए जा सकते, पाए गए हैं, लेकिन कवक नहीं। कुछ कवक जो दोस्तों, कुछ कवक जो होते हैं केवल खास स्थान पर ही उगा करते हैं। कवक तो ऐसे सर्वव्यापी है, जहां भी कार्बन उपस्थित है वहां पर कवक उपस्थित रहता है। लेकिन कुछ ऐसे कवक है जो हर जगह नहीं उगते हैं, किसी खास खास स्थान पर उगा करते हैं, और ऐसे कवक का एक अलग नाम दिया गया है। जैसे गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं, कोप्रोफिलस कहते हैं। पेड़ की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं, कोर्टिकोलस कहते हैं, कोर्टिकोलस कहते हैं। चट्टानों या पत्थरों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं, सेक्सिकोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्सिकोल्स कहते हैं। तो कवक के वास स्थान के अगर बारे में हम बात करें तो कवक सर्वव्यापी है, हर जगह उपस्थित है जहां पर कार्बनिक पदार्थ उपस्थित है, लेकिन सर्वव्यापी में वे उतने नहीं जितने जीवाणु होते हैं। क्लियर है, बात समझ गए। अब आइए कवक का वास स्थान समझ गए, अब कवक की जीवन पद्धति को समझिए कि अपने जीवन यापन कैसे बिताता है। सबसे तो पहले समझिए कि क्या कवक स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होने के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी ना है। और क्या कवक के कोशिका में क्लोरोफिल मौजूद थे, तो कवक कोई भी स्वपोषी, और इसमें कैसा पोषण होता है, पर पोषण होता है। कवक में कैसा पोषण होता है, पर पोषण को इंग्लिश में हेटेरोट्रोपिक कहते हैं। अब पर पोषण कई प्रकार से होते हैं। कवक जो है वह सहजीवी के तरह भी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, कवक जो है वह परजीवी के समान भी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और कवक जो है वो मृतजीवी के भी समान जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कवक सहजीवी भी हो सकता है, कवक परजीवी भी हो सकता है, कवक मृतजीवी। और ये सारे तरीके किसके हैं, पर पोषण के। जो जीव प्रकाश संश्लेषण नहीं बल्कि किसी अन्य पर आश्रित रहकर भोजन का इस्तेमाल करे, भोजन प्राप्त करे, तो उस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं, पर पोषण। तो कवक में कैसा पोषण होता है, अब पर पोषण के अंतर्गत कवक सहजीवी भी होते हैं, कवक परजीवी भी होते हैं, कवक ऐसे जीव जो मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करे उसे क्या कहते हैं, ऐसे जीव जो किसी अन्य जीवों के शरीर पर पूर्ण रूप से आश्रित होकर भोजन प्राप्त करे उसे। एक जीव जो दूसरे का सहायता करके भोजन प्राप्त करे, या दो जीवों के ऐसा संबंध जिसमें दोनों एक दूसरे का हेल्प करे, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाए, उसे क्या कहते हैं, सहजीवी। तो क्या कवक सहजीवी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। परजीवी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मृतजीवी हो सकते हैं, लेकिन कवक कभी भी स्वपोषी नहीं हो सकते। क्लियर हो गया, कवक समझ गए। आइए एक बार फिर से समझते हैं कवक को। सभी कवक जो है किन कोशिकाओं के बने होते हैं, यूकैरियोटिक बने होते हैं। कवक की पौधे की एक विशेषता है और एक विशेषता नहीं है। एक विशेषता यह है कि कवक में पौधे की तरह क्या पाया जाता है, सेलवाल पाया जाता है, लेकिन वे सेलों से ना बनकर किसका,
कवक का सेल वॉल किसका बना होता है? कवक का सेल वॉल किसका बना होता है? लेकिन इसमें कोलोप्लास्ट, कोलोप्लास्ट नहीं है तो क्लोरोफिल भी नहीं होगा। उसके बाद कवक एक कोशिकीय भी होते हैं, और लेकिन अधिकांश बहुकोशिकीय ही होते हैं, बहुत कम ही क्या होते हैं? जो एक कोशिकीय कवक है वो भी अपने जीवन के किसी ना किसी अवस्था में कैसा बन जाते हैं? बहुकोशिकीय। कवक की पूरी संरचना में मुख्य रूप से क्या रहते हैं? कवक के शरीर में स्थित धागे की समान संरचनाओं को क्या कहते हैं? यानी कवक किससे निर्मित है? कवक जाल से निर्मित है। कवक लगभग हर जगह पाए जाते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, लेकिन उतने नहीं जितने जीवाणु होते हैं। कवक में क्लोरोफिल का अभाव होने के कारण ये स्वपोषी नहीं होते हैं। इसमें कैसा पोषण होता है? परपोषण को विविध पोषण भी कहा जाता है। परपोषण को क्या कहा जाता है? और इंग्लिश में हेटेरोट्रोफिक। परपोषण कई तरह से होता है, तो कवक में परपोषण कितने तरह से? यानी कवक सहजीवी, परजीवी, मृतजीवी हो सकते हैं, लेकिन कवक स्वपोषी। कोई दिक्कत? समझ गए? अब आइए, कवक भी दोस्तों जीवाणु के तरह ही है। कवक भी क्या है? जीवाणु के तरह है। यानी कवक से भी हमें लाभ भी होते हैं और हानि भी होते हैं। कवक से हमें लाभ भी होते हैं और हानि होते हैं। पहले हम लाभ का चर्चा कर लेते हैं। और कवक का दोस्तों सबसे बड़ा लाभ यही है कि कवक भी बैक्टीरिया के तरह प्रकृति में, हमारे पर्यावरण में किसकी भूमिका अदा करते हैं? किसकी भूमिका अदा करते हैं? अपघटक का, डीकंपोजर का। कवक हमारे पर्यावरण के अपघटक है, डीकंपोजर है। इससे पहले जब हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़े थे तो बैक्टीरिया में पढ़े थे कि बैक्टीरिया अपघटक की भूमिका अदा करता है, लेकिन बैक्टीरिया के तरह कवक भी अपघटक होते हैं। और जो अपघटित यानी डीकंपोज करने वाले कवक होते हैं उसमें कैसा पोषण होता है? मृतजीवी पोषण होता है। अपघटक समझते हैं ना? मृत पदार्थों को सड़ा गलाकर उनके पोषक तत्व को मिट्टी में रिलीज कर देने वाला तत्व ही क्या कहलाता है? तो कवक हमारे प्रकृति में अपघटक की भूमिका को अदा करता है, और यह काम जीवाणु भी कर रही है। सबसे बड़ा फायदा है। एक दूसरा फायदा है कि हम जो मशरूम खाते हैं, जो प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स है, ये मशरूम एक प्रकार का क्या है? कवक है, फंगी है। लेकिन ध्यान दीजिए कि मशरूम की सभी जातियां खाने के योग्य नहीं होते हैं। कुछ ऐसे मशरूम होते हैं जो बहुत ही विषैले होते हैं, जिन्हें खाने के बाद तुरंत व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। मशरूम की जो जातियां सबसे ज्यादा उगाई और खाई जाती है उसमें रोमेरिया, कलेबेसिया और एगेरिकस है। उसमें कौन कौन जातियां शामिल है? देखिए, रोमेरिया, कलेबेसिया और एगेरिकस। यानी रोमेरिया, कलेबेसिया, एगेरिकस क्या है? तो ये मशरूम की विभिन्न जातियां हैं जिसका इस्तेमाल खाने के तौर पर होता है। सभी मशरूम खाने के योग्य नहीं होते हैं। कुछ मशरूम बहुत ही विषैले प्रवृत्ति के होते हैं, जिनके खाने के बाद तुरंत व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो कवक का दूसरा फायदा है कि इससे हमें भोजन की प्राप्ति होती है। तीसरा फायदा हम आपको बता रहे हैं कि जितने भी शराब निर्माण उद्योग होते हैं, और उसमें शराब निर्माण में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ईस्ट का। और ईस्ट का इस्तेमाल दोस्तों किस हेतु किया जाता है? फर्मेंटेशन के द्वारा के लिए। यानी किस प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए? किण्वन प्रक्रिया। शराब निर्माण किस विधि से होता है? किण्वन विधि से होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से होता है। और ये फर्मेंटेशन किसके द्वारा करवाए जाते हैं? ईस्ट के उपस्थिति में करवाए जाते हैं। ठीक है, तो ईस्ट क्या है? एक प्रकार का कवक है ना, एक कोशिकीय कवक है। ईस्ट कैसा कवक है? तो एक कोशिकीय कवक ईस्ट। और ईस्ट की भी सारी जातियां शराब निर्माण में काम नहीं आते। एक ही जातियां हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी। सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी क्या है? तो एक प्रकार का ईस्ट है।
और इष्ट क्या है? तो इष्ट एक प्रकार का एक कोश के कवक है। इष्ट क्या है? एक प्रकार का एक कोश के कवक है। तो ये शराब निर्माण में तो ये भी हमारे फायदे का है कि ना है। उसके बाद एक आपको बताते हैं एक पदार्थ जिसका नाम है ऑर्गट। और गॉट, ऑर्गट से नशीले ड्रग्स तैयार किए जाते हैं, नशीली दवाइयां बनाई जाती है। और ये ऑर्गट नामक पदार्थ भी किससे प्राप्त होता है? कवक से। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ कि ऑर्गट पदार्थ किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त। तो कवक से हमें कई फायदे हैं। कवक हमारे प्रकृति के क्या है? अपघटक है। कवक को हम किस रूप में इस्तेमाल करते हैं? मशरूम। कवक का इस्तेमाल कहां होता है? शराब निर्माण के उद्योग में। कवक से क्या प्राप्त होता है? ऑर्गट प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? लेकिन इतने फायदे के बाद कवक से हानि भी होते हैं दोस्तों। ठीक है, कवक का हानि क्या है? सबसे बड़ा हानि। अब आइए हार्मफुल एक्टिविटीज कवक को समझिए। कवक का सबसे पहला है अल्फा। अल्फा टॉक्सिन पॉइजन। ठीक है, अल्फा टॉक्सिन पॉइजन कौन पैदा करता है? फंगी। खासकर इससे कौन प्रभावित होते हैं? मवेशी। अब क्या देखिएगा कि लोग अपने मवेशियों के जो भोजन है उसको ठीक तरह से जब नहीं रखा, भूसा हुआ वैसे रख दिया भूसा को, उसमें हवा लग रहा है, पानी बारिश हो रहा है, पानी जा रहा है, लेकिन उसको हम नहीं देख रहे। जब हम पशुओं के भोजन को, भूसे घास को बेतरतीब तरीके से रख देते हैं तो उसमें कौन पनप जाता है? मानव के भी भोजन में ये फंगी पनप सकते हैं, लेकिन मानव के भोजन आप जानते हैं एयर टाइट कंटेनर में ही रखे जाते हैं या ठीक तरह से रखे जाते हैं मानव अपने भोजन को। लेकिन जब हम अपने पशुओं के भोजन को बेतरतीब तरीके से रख देते हैं, जैसे मवेशियों के भूसे को ठीक तरह से स्टोर नहीं करना। कभी कभी देखिएगा बारिश का मौसम होता है, किसान उस जो है एक ही बार में 10 दिन का घास काट कर ले आता है, क्योंकि बरसात के समय में घास सूखने की समस्या न्यूनतम से न्यूनतम हो जाती है। और बरसात में अक्सर हर जगह खेतों में अगर पानी लग जाए, किसान जाएगा एक के दिन में 10 दिन का काट करके साइकिल पर ले आएगा, उसको रख दिया दे रहा है। तब तक उसमें क्या हो जाता है, अगर ठीक तरह से नहीं लगा, फंगी लगी। और फंगी ऐसे ही तरतीब तरीके से रखे गए मवेशियों के भोजन में पनप करके कौन से विष उत्पन्न करता है? अल्फा। और वो अल्फा टॉक्सिन युक्त भूसे या चारे को खा करके मवेशी बीमार पड़ जाती है। कभी कभी तो आप देखिएगा कि बरसात में कोई मवेशी मर गया, कैसे मर गया? खाते खाते मर गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा अल्फा टॉक्सिन के कारण हो सकता है। तो कवक अल्फा टॉक्सिन विष उत्पन्न करता है। अल्फा टॉक्सिन विष उत्पन्न करता है, जिससे खासकर कौन प्रभावित होते हैं? इसीलिए इससे बचना है तो हमें मवेशियों के भोजन को सही तरीके से स्टोर करना पड़ेगा। दूसरा घाटा हम बता रहे हैं, कवक से प्राप्त होता है लाइसर्जिक एसिड डाइथिलामाइड यानी एलएसडी। एलएसडी इसका फूल पर एलएसडी भी किससे प्राप्त होता है? कवक से। और इससे पहले एक चीज और प्राप्त हुआ था, कौन? ऑर्गट। दो नाम याद रखिएगा। ऑर्गट किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। और अगला एलएसडी किससे प्राप्त होता है? कवक से। इसका फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाइथिलामाइड। ये एक प्रकार का हेलुसिनेशन ड्रग है। क्या है? हेलुसिनेशन ड्रग। हेलुसिनेशन ड्रग्स क्या होता है जानते हैं? जिसको लेने से हर कुछ अच्छा अच्छा लगे। हेलुसिनेशन ड्रग का इस्तेमाल तब किया जाता है जब व्यक्ति पागल हो जाए, यानी या व्यक्ति बहुत ज्यादा टेंशन में आकर डिमोरलाइज हो जाए, तब हेलुसिनेशन ड्रग्स का थोड़ा बहुत डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है वो भी हमें पता नहीं है, लेकिन हेलुसिनेशन ड्रग्स का मतलब होता है कि हेलुसिनेशन ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसमें जो लेने वाले को लगता है कि काल्पनिक दुनिया बिल्कुल क्या है? सही है।
जैसे ड्रग्स ले लिया, हम पटना में है, एकदम उसको फीलिंग हो रहा है कि लंदन है, ठीक है, पूरा फीलिंग ले रहा है, ठीक है। अगल बगल लोग कहेगा पागल है, पागल क्या, वो LSD लिया हुआ, ये हाई लेवल का ड्रग है, ठीक है। तो हाई लेवल का ड्रग है, इसको लेने से क्या होता है, और दूसरा सबसे सब कुछ रंगीन रंगीन दिखाई पड़ता, यानी आलू भी प्याज दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा हम लेकर एंजॉय किए हैं तब बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, किताब में जो जानकारी वही आपको दे रहे हैं। हेलुसिनेशन ड्रग्स को लेने पर व्यक्ति को हर काल्पनिक चीज क्या लगता है, सही लगता है, वो कल्पना में जीता है, और हल कल्पना जो है ड्रग को लेने के बाद उसको सही मालूम पड़ता है। तो ये LSD भी किससे प्राप्त होता है, ये दूसरा। तीसरे फायदे की कवक पौधे में भी रोग फैलाते हैं, और भयंकर भयंकर हमारे फसलों में 90% रोग को कौन फैलाते हैं, कवक ही फैलाते हैं। और उसके बाद ये मानव में भी रोग फैलाते हैं, और देख लीजिए कौन कौन रोग फैलाते हैं। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर चैप्टर समाप्ति की घोषणा कर दें। बहुत पढ़ लिया आप लोग सुख जी, लेकिन प्रश्न उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मेरा सैटरडे को होगा, सैटरडे का क्लास हम 3 घंटा लेंगे, क्योंकि उसी दिन अब पूरा क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है। तो सैटरडे क्लास मिस नहीं करना है, और क्लास सैटरडे को जो लेंगे इस उद्देश्य से लेंगे कि प्रश्नों को हम क्या कर दे, समाप्त कर दे। तो आप लोग प्रश्नों को देख लीजिएगा, कुछ प्रश्न का बिल्कुल कवरेज नोट में नहीं है, ध्यान रखिएगा, कुछ प्रश्नों का कवरेज बिल्कुल नोट्स में न ही हम थ्योरी के दौरान बताए हैं। तो ऐसे प्रश्न को हम जैसे ही प्रश्न आएगा ना वहीं पर क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आइए मिलते हैं अगले क्लास में, जहां 3 नंबर चैप्टर को क्या टाइम यही रहेगा। हाँ, 9 बजे तक क्लास का टाइम है ये ना, है 9 बजे के बाद मेरा कोई क्लास है नहीं, तो चैप्टर को समाप्त कर देंगे, नहीं तो 300 क्वेश्चन है, 2 क्लास लग जाएगा, तो एक ही क्लास में निपटा देंगे। लेकिन ये तब होगा जब आप प्रश्नों को बनाकर आइएगा। तो आइए नेक्स्ट क्लास में प्रश्नों को करते हैं।